तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, ठीक है। अब जो स्टार्ट होने जा रहा है बेटा टॉपिक, उसका नाम है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब तक भाई हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के अंदर आ रहा था। 50% अपना रिफ्लेक्शन इस चैप्टर में, 50% रिफ्रैक्शन है, यानी 50% चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम क्या बेटा जी, रिफ्रैक्शन नाम है। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, तो जब भी लाइट रेज बेटा जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, मान के चलो ये ऊपर में मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, और नीचे में मीडियम सेकंड है। लेट सपोज ये एयर है और नीचे में क्या है बेटा, वाटर है। आप सभी को पता है वाटर एक डेंसर मीडियम होता है, नहीं भी पता तो अभी पता चल जाएगा। और एयर क्या होता है बेटा जी, रेयरर मीडियम होता है ना। और इसको ऐसे बना लेते हैं नॉर्मल लाइन। अब ध्यान से सुनो कि अगर कोई लाइट रेज बेटा जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है ना, तो जाना तो सीधे चाहिए, बट लाइट के पाथ में से डेविएशन हो जाता है। लाइट की पाथ में क्या आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है, लाइट की पाथ बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली, मतलब किसी एंगल पे, है ना, किसी एंगल पे बेटा पास हो रही है ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट रेस किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके पाथ में बेंडिंग आता है, मुड़ावत, मतलब मुड़ जाती है लाइट की पाथ, ऐसे समझ सकते हैं। इसी को बेटा अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है मैक्सिमम होता है वैक्यूम या एयर में। वो कितना होता है, तो बेटा उसको हम सी कहते हैं। सी इक्वल्स टू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए इतना तो आ गया समझ में। अब जरा बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, लाइट की पाथ में क्यों बेंडिंग आती है, तो उसका रीजन है कि भाई जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके स्पीड में चेंज आ जाता है। स्पीड में चेंज होने की वजह से लाइट का पाथ क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है। क्लियर है, बेंड हो जाता है। चलिए अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। सो स्पीड ऑफ लाइट का चेंज ही बेंडिंग का रीजन है, यानी कि रिफ्रैक्शन का रीजन है। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं क्या कि सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो हम डेली लाइफ में अपने को देखने को मिलता है बेटा, उसमें सबसे पहला है कि बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। जो स्विमिंग पूल आपने देखा होगा बेटा, ऐसा लगता है ना कि कम गहरा, बट कूदोगे तो पता चलता है ज्यादा गहरा। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे का जो बॉटम है ना ऊपर की तरफ हायर अपीयर होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सेकंड, पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन अ वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ द वाटर एंड एयर। ये जो वाटर और एयर का इंटरफेस है ना, यहाँ से ऐसा लगता है कि पेंसिल ना बेंट है, मुड़ी हुई है, बट ऐसा रियल में नहीं होता, वो हमें लगता है, ठीक है। तीसरा, लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर। ग्लास टम्बलर में लेमन रखा होता है ना, वो बड़ा लगता है, बट नहीं होता ऐसा, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है। लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। किताब या कॉपी के ऊपर एक ग्लास स्लैब रखो और ऊपर से लेटर दिखता है तो लेटर ऐसा लगता है उठा हुआ है। ये भी क्यों होता है बेटा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखे जो कि अपने को डेली लाइफ में देखने को मिलता है। सो इतना फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो लॉ है, ठीक है, दो लॉ है जिसे अपने को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो बेटा लॉ है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल लाइन है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सेम लॉ हमने पढ़ा था किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था, वही इसका फर्स्ट लॉ बेटा। क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है भाई साहब। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरे लॉ को ना हम बेटा स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब स्नेल्स लॉ बोलता है कि ये मान लो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, एंगल आई क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लो, ये दोनों का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यही है स्नेल्स लॉ भाई साहब। और आगे चल के हम पढ़ेंगे यही कांस्टेंट बेटा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये हम आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ बेसिकली रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इस यही रेशियो एक कांस्टेंट देता है, इस कांस्टेंट को बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे आगे चल के, ठीक है। सो ये सेकंड लॉ है, यानी कि सेकंड लॉ क्या है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। सो दिस इज स्नेल्स लॉ। इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं बेटा, n1 sin i बराबर n2 sin r। इसको भी याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाता है। n1 sin i बराबर n2 sin r। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अब देख यार, ये जो स्नेल्स लॉ है ना, बेसिकली ये कुछ कंडीशन पे ही वैलिड है, ऐसा नहीं कि हर जगह वैलिड हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, देन फिर हम समझने जा रहे हैं उस कंडीशन को। ठीक है, कंडीशन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपने एक लाइन लिया है, ठीक है, मतलब मीडियम है कोई सा, ये रहा, है ना। मीडियम को तुमने कर दिया फिक्स, जैसे ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो जितने जो एक्सपेरिमेंट करोगे सब में मीडियम सेम होना चाहिए, एयर वाटर होना चाहिए। यानी अगर आपने फॉर अ गिवन मीडिया, ठीक है, तुमने इस मीडियम को कर दिया फिक्स यानी कि कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, और जिस कलर ऑफ लाइट से, मतलब जो लाइट रेज है जिसका जो कलर है ना, उसी कलर से तुम बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो, यानी कलर को भी सेम कर दिया। ठीक है, कलर को भी क्या कर दिया तुमने, सेम कर दिया, यानी कि कांस्टेंट करा। ठीक है, कलर भी चेंज नहीं कर रहे हो बेटा। ठीक है, अब कलर चेंज नहीं कर रहे हो, यानी कि आपका वेवलेंथ जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कलर बेटा एसोसिएट होता है वेवलेंथ से, यानी कि लाइट का वेवलेंथ तुमने फिक्स कर दिया। तो क्या होगा, तो देखो स्नेल्स लॉ कहता है कि मान लो ये पहला एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, जिसमें लेट सपोज ये जो थीटा है ना, इसको R1 बोल दिया हमने। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, एक मिनट सॉरी, इसे मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। हाँ, ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैंने क्या बोल दिया, I1 बोल दिया। और ये पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो इसको R1 बोल दिया। यानी इसका साइन I1 अपॉन में साइन R1 वो बराबर होगा, लेट सपोज तुमने कलर सेम रखा, लाइट का चेंज नहीं करना कलर, तुमने एंगल चेंज कर दिया। ठीक है, तुमने वही सब एंगल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जो यहाँ पे है बेटा I2 एंगल, बार बार R लिख दे रहा हूँ बेटा, I होगा यहाँ पे। ठीक है, एंगल यहाँ पे मान के चलो क्या है, अब यहाँ पे I2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा, R2 है। तो इसका भी रेशो साइन I2 अपॉन में साइन R2, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसी एक और एक्सपेरिमेंट तुम रिपीट करोगे, है ना, एक और एक्सपेरिमेंट रिपीट करो बेटा, है ना, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी सेम ही रहेगा। जैसे मान लो ये I3 हो गया और ये क्या हो गया, R3, तो इसका भी साइन I3 अपॉन में साइन R3, ये सब का रेशो क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। यही कहता है कौन, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ बेटा यही बात कहता है कि अगर आपने फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर और मीडियम जो गिवन है उसको फिक्स कर दिया, तो कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो आप, एंगल चेंज कर लो, उनका हमेशा रेशो साइन ऑफ I और साइन ऑफ R, इनका रेशो हमेशा क्या आएगा बेटा जी, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा। तो ये था अपना क्या बेटा, स्नेल्स लॉ, है ना। एक्चुअल मीनिंग यही है बेटा स्नेल्स लॉ का। ठीक है, सो इतना नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं यार, ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, इस पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम वो होता है आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, जिस मीडियम का हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होता है, आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि मुद्दे की बात क्या है भैया, जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा जी, कम होता है ना, कम होता है। अच्छा, एक चीज और भी है जो समझने वाली बात है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि जो डेंसर मीडियम होता है या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें लाइट की स्पीड कम होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम होती है, लेसर होती है एज कंपेरिजन टू रेयरर मीडियम। ठीक है, बट वही रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है ना। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि मोर, है ना, मैक्सिमम होता है। इसमें मिनिमम होता है, लेस होता है ना। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, लेस होता है एज कंपेरिजन टू रेयरर मीडियम। क्लियर है, तो ये डिफरेंस है रेयरर और डेंसर मीडियम में। अब कुछ रूल है, इस रूल को आपको समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं रिफ्रैक्शन कर पाना तो। ठीक है, सो रूल्स हम देखने वाले रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, कुछ रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला रूल ये है कि जब भी लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है।
रेयरर मीडियम ऊपर, नीचे डेंसर मीडियम है, जाना सीधे चाहिए बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो लाइट रे जब भी R2D जाएगी यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। सेकेंड रूल ये बेटा कि जब लाइट ऑब्लिकली डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, अब ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, तो इस बार नॉर्मल की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी। ठीक है, सो बस आपको ये 2 रूल याद रखनी है, आप रिफ्रैक्शन कर लोगे हर जगह। ठीक है, सो इतना नोट डाउन करो, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल भाई अब देखने वाले हैं थोड़ा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। 2 मीडियम है, उन दोनों में लाइट की स्पीड का रेशो निकालोगे ना, तो जो रेशो निकाले बाद कांस्टेंट आता ना, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वही क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, पहली बात हम थोड़ा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना सीख रहे हैं, कैसे लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो सो यहाँ पे इसको मैं पढ़ना सिखा दे रहा हूँ। 1 2 कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में मैं RI बोलूंगा मैं बार बार। ठीक है, RI बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, ऐसी अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऐसे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा एक छोटा सा हम डेरिवेशन करने वाले हैं। मान के चलो ऊपर में ना रेयरर मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है, ये है एयर, और नीचे में बेटा मीडियम सेकंड है जो कि है वाटर, और वाटर तो डेंसर होता है। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ऐसे ही मान लिया हमने। इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड क्या बेटा? v2 है। एक चीज आपको बता दूं बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? n से भी कर सकते हैं या फिर म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n करो, u करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको बस एक चीज पता होना चाहिए कि जो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा, या वाइस वर्सा। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगा बेटा? कम होगा। स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम। ठीक है, सो आप ऐसे रिलेशन को समझ सकते हो। इस रिलेशन से हम पूरा डेरिवेशन कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कैसे करें बेटा? तो फर्स्ट मीडियम के लिए बात करा जाए। ठीक है, फर्स्ट मीडियम के लिए बात करा जाए तो फर्स्ट मीडियम में रिलेशन कैसे बनेगा? ठीक है, ऐसे बनेगा ना, μ1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? v1 के। इसको सॉल्व करो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, तो k ऊपर आ गया और नीचे में v1। इसको मान लिया कौन सा इक्वेशन आपने? फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सॉल्व करने वाले सेकेंड मीडियम के लिए। फॉर सेकेंड मीडियम की बात करें बेटा, सेकेंड मीडियम की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका जो स्पीड है वो भी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ भी बेटा जी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि k/v2 आ जाएगा। इसको मान लो कौन सा इक्वेशन? इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम दोनों को जरा क्या करने वाले बेटा? डिवाइड करने वाले। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। पहले को दूसरे से डिवाइड मार रहे हैं, यानी कि ऐसे कर रहे हैं, μ1 अपॉन में μ2 लिख रहे हैं, और ये ऊपर में क्या है? kv1 अपॉन में kv2। ठीक है, आइए जरा सॉल्व करते बेटा, आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, μ1 अपॉन में μ2 है ना, बराबर ये kv1 को ऐसे नीचे खींचो, kv1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। जैसे मल्टीप्लाई होता है तो ये नीचे वाला टर्म है ना उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, है ना। ध्यान से देखिए बेटा, k ने k को मार दिया। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका रिजल्ट आ चुका है, μ1 अपॉन में μ2 बराबर जो होता है v2 अपॉन में v1। और भाई यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ12, देखो ना यही क्या है? μ12 है। तो आ गया भाई साहब आंसर आपका। ठीक है, याद कैसे करें? बहुत आसान है याद करना। μ12 कैसे लिखते हैं? μ1 अपॉन में μ2, पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सामने दूसरे वाले की स्पीड ऑफ लाइट है, दूसरे मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट है। ऐसे दूसरे मीडियम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सामने पहले वाले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट है। मतलब एक के सामने दूसरा होगा, दूसरे के सामने एक, ऑपोजिट होता है, मतलब एक तरह से इनवर्स होता है ना, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया बेटा, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। समझ में आता है भैया कि दो मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशो है वो हमें क्या दे रहा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन में भी यही लिखा है।
बट ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, इसको एन नॉट या फिर बेटा म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, जब भी बेटा वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में हम किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, यानी कंपैरिजन एयर या वैक्यूम से करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो कुछ ऐसा होता है कि म्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी बाय वी, ठीक है। यहाँ पे लाइट के स्पीड और मतलब लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है, ये है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी बाय वी, सी बाय वी। सी क्या है, लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, वी क्या है, लाइट की स्पीड है मीडियम में। क्लियर है, चलिए। सो ये था ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको इतना छाप लो फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मेन चीज़ है ना, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, मेन आपको लिखना आना चाहिए, तो देन फिर आप क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिखा है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, म्यू एक्स अपॉन में म्यू वाई, है ना। अब इसके सामने एक्स के सामने में वाई वाले की स्पीड, वाई के सामने में एक्स वाले की, है ना। अगर आप ऐसे लिख गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और है यार, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होना चाहिए, तो आंसर है नहीं। क्योंकि देखो ना, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, ऊपर भी यूनिट मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों काट लिए, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सो लिख लेना, ये क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी इसके पास कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ कुछ क्वेश्चंस लेके आए, इसको जरा उड़ाते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, भैया ऊपर में एयर है और नीचे में ग्लास है, एक रफ डायग्राम बना लिया करो, है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.50 दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी वो निकालना है। एयर के अंदर लाइट की स्पीड दे रखी है, जो कि सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये नहीं भी दी होती तो कोई बात नहीं, हमें याद है तो, ठीक है। अब सुन क्या कह रहा, क्या कह रहा, ग्लास के अंदर स्पीड निकालनी है। तो देखो, एयर और ग्लास यही दो का कंपैरिजन चल रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको कैसे लिखेंगे, यूजी अपॉन में यूए, और स्पीड उल्टा हो जाएगा, जी के सामने में लाइट का स्पीड एयर वाला यानी कि सी होता है, और ए के सामने में क्या आ जाएगा, एयर के सामने में ग्लास का स्पीड, ग्लास में स्पीड हो जाएगा। इनकी वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 1.50। अरे ग्लास की ही तो है, यानी कि यूजी अपॉन में यू दे रखी है। अच्छा, सी भी गिवन है बेटा, कितना गिवन है, कितना गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, वीजी निकालना है जी, आ जाओ निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, इसको उठा के इधर फेंको, इसको उठा के इधर फेंको। सो वीजी इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 × 10⁸, ये बेटा 1.50 आ गया, है ना, 1.50 आ गया। एक काम करते हैं, छोटा सा काम है, पॉइंट हटाने का, ठीक है, पॉइंट हटाने का, और पॉइंट हटाने का बेटा, ए यहाँ पे एयर है याद रखना, है ना, और एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, उसको सी कहते हैं, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸। क्लियर है। अच्छा अब सुनिए यार, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 आ गया, अरे हाँ या ना, आ गया ना, 1 0 ने 1 0 को मार दिया, और ये 15 2 क्या हो गया, 30, 15 2 कितना हो गया, 30, तो आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं बेटा, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है तो लाइट की स्पीड कम होना चाहिए ना, कम हो तो गया, एयर में कितना था 3 × 10⁸, पर ग्लास में कितना हो गया 2 × 10⁸, यानी स्पीड डिक्रीज होती है, हमने क्वेश्चन से प्रूव करके दिखा दिया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दे रखा है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, दो मीनिंग है इसका, कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इसका मतलब यह है कि डायमंड एयर के तुलना में 2.42 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। इसका मतलब पहला मतलब तो ये है। दूसरा मतलब ये भी है कि डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो 2.42 टाइम्स कम होगी, क्योंकि डायमंड क्या है, एक डेंसर मीडियम है। तो इसका दो आंसर हो सकता है बेटा, ठीक है। पहला मतलब हो गया कि इट मींस डायमंड इज 2.42 टाइम्स more denser
more denser than air। या इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है बेटा कि जो डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो इतना गुना कम है जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इट ऑल्सो मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट in diamond is 2.42 times less than that in air। ठीक है भाई, तो दो मतलब है, आप दोनों ही लिख के आ जाना पेपर में। ठीक है, चलिए इतना उतारिए, देन फिर चैप्टर को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। ग्लास लैब बेटा कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना, ये ग्लास लैब बेटा। अब यहाँ पे अपन रिफ्रैक्शन समझने वाले हैं, सो ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा जी। यहाँ पे हमने बना लिया, मान के चलो एक नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन है ना। अब हम क्या करवाने वाले हैं, अच्छा नॉर्मल लाइन को ना यार डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ज़्यादा सही रहता। ये एक नॉर्मल लाइन होगी, क्लियर है। लेट सपोज यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट रेज आया ऐसे, ठीक है, मान के चलो आई एंगल पे नीचे गिर रहा है, इंसिडेंट हुआ। जाना इसे सीधे चाहिए था पर गया नहीं, क्यों? ऊपर रेयरर मीडियम, अंदर में डेंसर मीडियम, तो लाइट बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। कहाँ बेंड हो गया बेटा जी? नॉर्मल की तरफ। और ये जो एंगल बनाया है इसको हमने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। आर क्या है? नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल है। लिख लो बेटा, ये जो लाइन है इसे अपन इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो आया बेटा इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अब भाई अगेन इस वाले इंटरफेस पे भी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, बट यहां पे मामला पलट गया। ऊपर में डेंसर, बाहर में रेयरर, तो लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था बट गई नहीं भैया। इस बार नॉर्मल से ये दूर भाग रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है बेटा। ठीक है, नॉर्मल से क्या हो रही है? थोड़ा सा ऐसे दूर भाग रही है, ऐसे भगा दो भाई दूर। ठीक है, ये क्या है? ये एंगल ई कहते हैं इसे, एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पे एंगल ई क्या है बेटा? ई यहाँ पे एंगल लिख दे रहा हूँ एक एक करके चीजें। एंगल आई क्या है? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। एंगल आर क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और यहां पे एक नया एंगल है, एंगल ई, इसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब इस एंगल से लाइट बाहर निकल के भाग रही है, इस एंगल से क्या हो रहा है? लाइट बाहर निकल के भाग रही है ना, निकल रही है यानी इमर्ज हो रही है। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। नॉर्मल लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बन गया यार, है ना, इसको सीधा कर दे रहे हैं, इसको सीधा कर दे रहे हैं, ये रहा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा थोड़ा सा एक मैथ्स लगाओ, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? आर। क्यों? पैरेलल लाइन है, इनके बीच का ये जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब सुनो, एक चीज यहां पे नोट करने वाली बात है। क्या? एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ना बेटा। ये जो इंसिडेंट रे को हमने फॉरवर्ड प्रोड्यूस करा, और ये जो इमर्जेंट रे था, ये जो रे है इसका नाम क्या है बेटा? इमर्जेंट रे है। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड, इनके बीच ये देख सकते हो दोनों लाइन पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसको डी यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, लेटरल बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे डेफिनेशन है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब में कुछ चीज लिखा है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ अ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर द रे इमर्जेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे। क्या कह रहा है? ये जो एंगल आई है, पहली बात एंगल ई के बराबर होता है। एंगल जो आई है बेटा
वो एंगल ई के बराबर होता है। और अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि इंसिडेंट रे दो बात सीखने को मिली इस एक्सपेरिमेंट से कि एक तो भैया आई ई बराबर होगा, और दूसरा इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके बेटा, इमर्जेंट रे के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एक्सपेरिमेंट वगैरह में भी आएगा, वहां पे भी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ये ग्लास जो स्लैब है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस पर डिपेंड करता है कौन, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कितना मोटा है ग्लास स्लैब, है ना, इसका जो थिकनेस है ना, ये टी फॉर थिकनेस, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सी क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज इस्तेमाल करे उसका वेवलेंथ क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। और चौथा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट किस एंगल पे गिर रही है। तो चार फैक्टर पे बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेटा, थिकनेस पे, वेवलेंथ पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई पे डिपेंड करता है। क्लियर है, चलिए तो यहां पे टॉपिक खत्म हो गया, इसको फटाफट नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म कुछ ऐसा देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, प्रिज्म ऐसा दिखता है। अब प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो देखो इसका डिटेलिंग इस चैप्टर में तो नहीं है, वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ रहे बहुत डिटेल में। ठीक है, बट फिर भी इसमें थोड़ा हम रे डायग्राम बनाना सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनो बेटा। दो जगह से नॉर्मल बना लो, एक यहाँ पे बना लो और एक यहाँ पे बना लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी लाइट रेज बेटा फॉल करती है प्रिज्म के ऊपर, इसको मान लो एंगल आई है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेस के पैरेलल हो जाती है बेटा जी, ये बेस के क्या हो जाती है, पैरेलल। और फिर बाहर निकलना है तो इस बार नॉर्मल से दूर भागेगी ना लाइट रेज, नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ये कौन सा रे है, इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे है। क्या भैया इसको रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, बट ये रिफ्रैक्टेड जो बाहर निकलता ना किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको इमर्जेंट रे बोल देते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया बेटा, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, और ये बेस ऑफ प्रिज्म है, बेस ऑफ प्रिज्म है, तो रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के कहा जाती है बेटा, पैरेलल जाती है। ठीक है, और अगर ये पैरेलल जाती है तो एंगल आई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ई के। अगर ये पैरेलल जा रही है इसका मतलब एंगल आई बराबर किसके, एंगल ई के है। ठीक है, बट ये जब ही होगा जब ये पैरेलल होगा, और एक स्पेशल केस में होता है, हर केस में नहीं होता, बट ये स्पेशल केस अपने को 10th में पढ़ना है। ठीक है, चलिए इतना फटाफट आप नोट डाउन करिए, देन फिर जो अगला टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है वो स्फेरिकल लेंसेज है। ठीक है, तो पहले स्फेरिकल लेंसेज का आज के लेक्चर में थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, देन फिर अगले टॉपिक में से हम स्टार्ट करेंगे इसका डिटेलिंग। तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड। बेसिकली स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से बाउंड होता है। अब वो दो में से एक या दोनों सरफेस कर्व होना चाहिए, मुड़ा होना चाहिए, तभी इसको लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देख भाई, इधर कॉन्वेक्स लेंस है, इधर कॉनकेव लेंस है। लेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ लेंस की बात करूं बेटा, ठीक है, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना जी, कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऐसे होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस बल्ज आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ फैला होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, बल्ज इनवर्ड होता है बेटा। ये क्या होता है, बल्ज इनवर्ड, अंदर की तरफ धसा होता है, ये बाहर की तरफ निकला होता है। ये डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। तो बेटा ये क्या होता है, बेसिकली थिन फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर पे तो भैया पतला है पर सेंटर पे मोटा है, थिक एट सेंटर, थिक एट सेंटर, है ना, ये रहा। अच्छा, वही कॉनकेव लेंस की बात करें तो भैया ये थिक कॉर्नर पे मोटा है ना, बट वही सेंटर पे पतला है, सेंटर पे क्या है भैया, पतला है। तो ये अंतर हो गया। और भाई जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग बोले तो भैया, कन्वर्जिंग बोले तो मतलब ये है कि जो भी लाइट रेज इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ना, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगी, और उस पॉइंट पे कोई हम फोकस बोलेंगे आगे चल के। ठीक है, सो भाई ये फोकस पे लाइट को कन्वर्ज कर दी है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस है।
अच्छा, कॉनकेव लेंस को बेटा जी क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रेज पैरेलल जाती है ना बेटा, ऐसे, ठीक है, पैरेलल जाती है, तो ये लाइट रेज को फैला देती है, ये लाइट रेज को फैला देती है। तो यहाँ पे कहीं मिला नहीं लाइट रेज को, हम खुद से मिलाते हैं, जिस पॉइंट पे खुद से लाइट रेज मिल रही है ना, मतलब मिला रहे हैं, उसको फोकस कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे लाइट रेज सही में मिल रही है ना, तो इस यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, रियल फोकस होता है, रियल फोकस होता है, रियल फोकस होता है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट रेज हम खुद से मिला रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा फोकस है बेटा, वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस है। ये बेटा बिल्कुल कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जैसा है, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी थी ना, वो सेम कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है। जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी थी वो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मिरर और लेंस यहाँ पे उल्टा शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पांचवा बेटा एग्जाम्पल, कौन सा इमेज बनाता है, तो वहां पे कॉनकेव मिरर दोनों प्रकार का इमेज बना रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दोनों प्रकार की इमेज बना रही है, रियल भी, रियल प्लस वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, वही बात कर रहे हैं बेटा किसका, कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस ओनली वर्चुअल बनाता है, ठीक है, ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है, ओनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो यहाँ पे देखा हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के बीच में डिफरेंस देख लिया, है ना। अब जरा बात करते हैं कुछ और भी प्रकार के लेंस होते हैं, जैसे कि अगर एक प्लेन सरफेस हो और एक कर्व हो बाहर की तरफ, तो इसको प्लेनो, इसको क्या कहते हैं, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। ऐसी दोनों ऐसे निकला हो तो इसको बाय कॉन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के दोनों कॉन्वेक्स है। ऐसे बेटा एक तरफ प्लेन हो और एक कॉनकेव हो तो इसको प्लेनो कॉनकेव कहते हैं, और अगर दोनों तरफ से कॉनकेव हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बाय कॉनकेव कहते हैं। तो बहुत प्रकार के यहाँ पे लेंस हो सकते हैं, बट हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव लेंस के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। सो इतना फटाफट नोट डाउन कर लो और देन फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम थोड़ा सा रूल्स पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, रूल्स पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, बट पहले रूल्स पढ़ते हैं, तभी इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, रे डायग्राम बना पाएंगे। तो रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। बेटा पहला रूल क्या कहता है, बहुत ही आसान रूल है। पहला रूल ये कहता है बेटा क्या, कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर टकराने के बाद क्या हो जाती है बेटा, वो फोकस से पास हो जाती है। बिल्कुल थोड़ा मिरर जैसा लग रहा है ना, पैरेलल लाइट रेज जो जाएगी बेटा टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, क्लियर है। अच्छा, कुछ चीजें आप समझ लो लेंस में, जैसे वहां पे बेटा फोकस होता था ना, फोकस होता था, तो यहाँ पे उसको F1 कहते हैं। अब यहाँ पे दो फोकस हो सकता है, इधर भी इधर भी, ठीक है, इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ये मेन वाले, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे मिल रहा है, तो ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है ना। और ये भी फोकस है जब लाइट रेज इधर मारेंगे तो। ये जो 2F1 है ना, थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा बिहेव करता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होती है ना, अगर ये F है तो ये भी F है, ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। और जो बीच में सेंटर है ना लेंस का, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। O4 क्या है बेटा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे वहां पे पोल था, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे वहां पे फोकस था, यहाँ पे F1 F2 है। जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था मिरर में, वैसे यहाँ पे 2F1 और इधर के साइड 2F2 है, क्योंकि दोनों साइड ही जा सकते हैं लाइट रेज, इसलिए। तो एनीवेज जो हमारा पहला रूल था बेटा, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि जब भी लाइट रेज भैया पैरेलल मारोगे ये प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से पास हो जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है बेटा, कि जब कोई लाइट रेज फोकस से ही मार दो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, है ना, एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है, उल्टा है। तीसरा रूल क्या है बेटा, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं तो सीधे चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हुआ बेटा जी, नो डेविएशन, है ना, यहाँ पे लिख देना नो, अरे ये तो ऐसे ही हट जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो रहा है बेटा नो डेविएशन, नो डेविएशन, ठीक है, कोई डेविएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को पास करते हैं सीधे चलाता विदाउट डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, बट उससे पहले इसका भी रूल पढ़ ले रहे हैं, किसका, कॉनकेव लेंस का भी बेटा रूल पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। सो अब है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ये भी थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसा अभी हम पढ़े हैं, ठीक है। इसमें बेटा क्या है, पहला रूल ये कह रहा बेटा, ठीक है, कि अगर लाइट रेस कोई पैरेलल मारते हैं बेटा, तो ये डाइवर्ज होता है फोकस से, कन्वर्ज तो नहीं होता, डाइवर्ज होता है, क्योंकि पीछे खींचोगे ना बेटा तो ऐसा लगेगा फोकस से आ रहा है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से देख रहा होगा तो उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा भैया लाइट तो फोकस से आ रही है, बट क्या असली में लाइट फोकस से आ रही है, नहीं, वो तो पहले लाइट रेस क्या हो गई थी, जो पहले लाइट रेस आ रही थी बेटा वही डाइवर्ज हो गई थी फोकस से, ठीक है, वही क्या हो गई थी, डाइवर्ज हो गई थी फोकस से, ठीक है। सो ये पहला रूल है, थोड़ा बहुत वैसा ही है, ठीक है, बस वहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ पे कॉनकेव में डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लाइट रेस फोकस की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी,
पैरेलल डाइवर्ज जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कि अगर वही ऑप्टिकल सेंटर से मार दे लाइट रेस को तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन, कोई डेविएशन नहीं होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, जो लाइट रेस है बिना डेविएशन के बेटा बाहर इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन, जो कि भाई इस चैप्टर का जान है, ठीक है। बिना उसके आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए फिर फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए।